Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. My dear students, we have already finished 4 parts, means 100 questions we have already covered. Today we will start with question number 101 and we will wind up our class with question number 120. The very first question is cycling is helpful for maintenance and development of physical fitness. It is an exercise of. So basically, if we'll talk about the cycling, it's a very easy question. That is a kind of aerobic exercise. So that is why I have given a direct answer over here. Which of the following is the factor influencing to the physical fitness? So of course, the answers are age, climate, diet, and all of the above answer is given here. So that is why we will go with the all of the above. Some questions they are a little bit tricky. So we will go for the explanation with those questions. Otherwise, the simple question, we are not going to waste too much time over there. Rhythmic exercise are the fundamental flow. So rhythmic exercises basically are the aerobic kind of exercises. If you will see in the various kind of gym, in a present scenario, you will see that there is a rhythmic exercises are going on inside to the gyms. Because of music, the people are able to facilitate to move on with the aerobic exercise for the longer period of time. So that is why we are connecting rhythmic exercises as aerobic exercises in the gym for the fat burn. Now this question is really mean for you. Which of the following disease are commonly not seen during disaster outbreaks? We will see dated, it will go for the dated back. पिछले टाइम में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो डिजीज हमारे यहाँ पे दी हुई है ऑप्शंस में, वेदर वी टॉक अबाउट द न्यूमोनिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस एंड मिजल्स, तो इनमें से कोई ना कोई डिजीज अपने टाइम में बड़ा आउटब्रेक उनका होता रहा है, या एक तरह से मैं बोलूं हिंदी में तो महामारी टाइप की होती रही है. उनमें से न्यूमोनिया आल्सो वाज देयर, मलेरिया वाज देयर, हेपेटाइटिस वाज देयर, बट मीजल्स को ऐसा कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया कि वो इस तरह से आई हो कि उसने महामारी का रूप लिया हो. सो हम लोग जाएंगे आंसर्स इसमें डी आंसर करेक्ट होगा. एक्चुअली ये बोर्ड का आंसर जो था वो हेपेटाइटिस बी इसमें दिया हुआ, सो दैट इज व्हाई आई मेंशन द आंसर हेपेटाइटिस, राइट. तो हेपेटाइटिस तो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में अभी के टाइम में भी फैलती हुई है, राइट. देयर इज वन मोर थिंग वी नीड टू कंसीडर हियर. देयर इज ए difference between smallpox or we can say that chicken pox and measles. एक्चुअली होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो चिकन पॉक्स होता है और मीजल्स होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आउटर सिम्टम्स को अगर आप देखेंगे तो लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन हियर. दोनों में फीवर आपको रहता है, राइट. दोनों में ही आपको, अगर जहां तक बात करी जाए हेडेक की, तो मोस्टली जो चिकन पॉक्स है उसमें आपको हेडेक फील होता है. एपेटाइट की काफी ज्यादा कमी होती है, राइट. उसमें किसमें, आपका चिकन पॉक्स में. मीजल्स में, चिकन पॉक्स में एक बात देखिए कि जो मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं वो चिकन पॉक्स में होते हैं, मीजल्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है. सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन चिकन पॉक्स एंड मीजल्स इज देयर. मीजल्स आर द सिम्टोमेटिक विद द रनी नोज, और रनी नोज जैसी कोई भी समस्या मेरे प्यारे बच्चों चिकन पॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलती है. दूसरी बात यह है कि चिकन पॉक्स में सम टाइम इट हैपेंस दैट देयर आर द ब्लिस्टर फिल्ड विद द वाटर. सो उनकी वजह से काफी इचिंग की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग होती है, ज्यादा इंटेंस होती है चिकन पॉक्स में इन कंपैरिजन ऑफ मिजल्स, ठीक है. ओके बेटा. हाँ, एक और बात है, इन दोनों में जो चिकन पॉक्स का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 14 से 21 दिन होता है, और 10 से 14 दिन के बीच में मीजल्स का आउटब्रेक टाइम होता है, ठीक है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 105. 105 क्वेश्चन नंबर सेज दैट एनी एक्टिविटी दैट यूजेस मसल्स ग्रुप कैन बी मेंटेन्ड कंटिन्यूअसली एंड इज रिदमिक इन नेचर कंसर्न्ड विद द. सो सीधा सीधा यहाँ बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर करेक्ट होगा. बिकॉज इफ यू आर गोइंग with an exercise for the prolonged time or the rhythmic kind of exercise, all these exercises are the part of aerobic kind of exercise. Question number 106. Which of the following is a communicable disease is not transmitted sexually?
अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ जो आपको भारी भारी से टर्म्स यहाँ देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स, फिर उसके बाद मैं आंसर्स भी आपको यहाँ पे दे दूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। इन द कमिंग एग्जामिनेशन these terms will also help you to understand to solve the questions. So क्लेमेंडिया क्या होता है? क्लेमेंडिया एक तरह की एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है, जो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्लेमेंडिया ट्रोचोंटिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? कैन स्प्रेड क्लेमेंडिया टू द पार्टनर्स और थ्रू इंटरकोर्स और एनल सेक्स और द ओरल सेक्स। देन सेकंड टर्मिनोलॉजी की बात करें तो गोनोरिया भी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो क्लेमेंडिया है वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और गोनोरिया जो है वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो दूसरी बात यह है कि जो गोनोरिया है वो ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है आपकी, उसको भी खत्म करने की क्षमता रखता है, राइट। इसमें बेसिकली आंसर कौन सा है? क्रिप्टोप्रोडियोसिस, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। इज आल्सो नोन एज क्रिप्टो इज अ टाइनी पैरासाइटिक क्रिप्टोसिमोडियम एंड गिव्स इन्फेक्टेड पर्सन टू द डायरिया और स्टूल्स, ठीक है। तो इसमें हमें जो पूछा था वो पूछा था क्वेश्चन में ये मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है दैट इज नॉट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो क्लेमेंडिया जो है वो भी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है, गोनोरियल जो इन्फेक्शन है वो भी आपका सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है, एचआईवी तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है ही, तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। बट इसमें जो बोर्ड ने आंसर दिया था वो आपका आंसर दिया था क्लेमेंडिया इन्फेक्शन, जो कि गलत आंसर था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट प्रिवेंटेबल फॉर द वैक्सीन, से कौन सी डिजीज को पूरी तरह प्रिवेंट नहीं किया जा सकता? तो वो आपकी है हेपेटाइटिस सी को, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात पहले ही कर चुके हैं, वी आर टॉक अ लॉट अबाउट हेपेटाइटिस बी सी, तो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत ज्यादा कुछ जानना है उसके बारे में। सो आप लोग क्या है, फिर मेरी प्रीवियस क्लासेस में आप जा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, पर्ट्यूसिस इज नोन एज द वूपिंग कफ, इसको कुकर खांसी भी बोला जाता है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इजी है, एड्स का डे पूछा है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करेंगे जिन पर बात में हमें अपना टाइम जो है वो देना चाहिए। मलेरिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज आर एपिडेमिक फोरकास्टिंग, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन एंड मॉनिटरी कंट्रोल, सेलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे जो हैं वो प्रिवेंशन के पार्ट हैं। जब भी आपको इस तरह का कोई भी डिटेक्शन होता है, वी आर टेकिंग द प्रॉपर रिमीडियल मेजर्स टू इरेडिकेट द स्प्रेडिंग ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, और सो इन द केस ऑफ मलेरिया आल्सो। क्वेश्चन नंबर 1110, the criteria need to meet diagnose hepatitis infection are, रूट ऑफ इन्फेक्शन, सीधी सी बात है, रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, which of the following are recognized as the psychosocial issues that teen deals with during their adolescence? ये क्या है? एस्टेब्लिशिंग एन आइडेंटिटी, बिल्कुल ठीक बात है। एस्टेब्लिशिंग ऑटोनॉमी, सही है बिल्कुल। एस्टेब्लिशिंग इंटीमेसी, जहां तक आप आइडेंटिटी की बात करते हो, बच्चा चाहता है कि उसकी इमेज बने पूरे स्कूल में, सब उसको जाने कि वो डॉन है, या फिर मतलब किसी भी तरह से कि वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, तो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है बच्चा। ऑटोनॉमी मतलब वो चाहता है कि सारी चीजें उसी की तरफ से हों जैसे वो कर रहा है। इंटीमेसी इज आल्सो देयर, तो इसमें सारे के सारे आंसर सही है, मतलब डी आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113, what the question says, which of the following is not a major problem which adolescence faces? प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल होता है, टिपिकल एग्रेशन बिल्कुल पाया जाता है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स, लैक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स ऐसा कुछ नहीं भी होता।
लैक ऑफ स्टेबिलिटी विल बी देयर बिकॉज इस एज को ही हम लोग स्टॉर्म और स्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग की एज बोला है इसको, ये काफी फेमस है, जी स्टैनली हॉल का स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली? क्या है ये? फैमिली इज ए सोशिएटल कंसर्न, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपका फैमिली का। फैमिली इज ए ग्रुप है which descent or ascendry can be traced. Family is also the basic important group and primary socialization for the individual, primary or the most important group in any individual's life. ये बहुत बहुत important है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमें फैमिली से मिलती हैं। Pregnant adolescents, particularly very young, those who are not receiving the prenatal care, are most likely than the women in their 20s of remedial problems such as anemia, उनको हो सकता है anemia के साथ toxemia और toxemia only और none of the above। तो इसमें क्या होगा, एनीमिया और टॉक्सीमिया दोनों तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ इट हैपेंस? एनीमिया तो आप जानते हैं बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन due to the blood flow, and if you are not taking too much serious of it, it will create anemia. And second thing is that toxemia is a kind of pre-eclampsia. The other name of toxemia is pre-eclampsia. It is a complication of the pregnancy characterizing to the high blood pressure, symptoms damage to the organs such like as the liver or the kidney. Pre-eclampsia use begins after the 20 week of pregnancy. Individuals who blood pressure had previously been in a high range. So you have to be very, very careful while the pregnancy is taking place. Your blood pressure should not be fluctuate out of the range. Indian team participation in Olympic game is controlled by. There are some organizations are given below. You have to choose the right organization under which the Indian games, Indian Olympic games are being controlled. So OCA, AAFI, IOC, IOA. So Indian Olympic Association is responsible for that. We will go with the D option, right? Question number 16. The first modern Olympic Games were held in 1896. सिंपल सा आंसर है इसका। IOA फॉर्म किस ईयर में हुआ था? ये 1927 में हुआ था। सिंपल सा आंसर है, लेकिन इसके कुछ और जो न्यू करंट चीजें उनको आप देख लीजिए एक तरह से। जो प्रेसिडेंट है इसके वो है नरेंद्र बत्रा। फाउंडेशन ईयर 1927, हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन दिल्ली, सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता, कंट्री रीजन इंडिया, द फाउंडर वाज हेनरी बाक और आर्थर नॉरन। The question number 18, physical education is the fundamental right to every citizen. It includes to the UNESCO charter, is a very, very famous. So we are not going to detail that one. Next question number 119, heart rate is defined as, is the very, also the very, very simple, the number of heart contractions per minute. A will be the right answer. Last question. Yeah, this is an important question and we are going to discuss something about it for today. Yeah. So abrasion की बात करें, abrasion में क्या होता है? This is the scrape of the outer skin. Outer skin. आउटर स्किन है, आप गिर जाते हैं किसी भी वजह से या रगड़ की वजह से आपकी क्या होती है, आउटर स्किन ब्रेकआउट हो जाती है, इसको हम लोग एब्रेशन बोलते हैं। नॉक नी की क्या प्रॉब्लम है? रिकेटस के साथ नॉक नी अटैच होती है, मतलब बी ही आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ डी आंसर लिखा हुआ है, रिकेटस ये गलत आंसर है यहाँ पे, ओडेमा से रिलेटेड नहीं है, रिकेटस इज रिलेटेड टू नॉक नी। अब पिजन चेस्ट की बात करें तो पिजन चेस्ट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक तरह से एबनॉर्मेलिटी है जिसमें चेस्ट आपका या तो बाहर की तरफ निकलता है या फिर क्या है, इस तरह से जो आपकी डायफ्राम की साइड होती है, डायफ्राम की वजह से कैविटी क्रिएट हो जाती है, दैट्स व्हाई द चेस्ट इज कमिंग आउटसाइड, सो दैट दिस स्ट्रक्चर इज लाइक अ पिजन चेस्ट, राइट। देन कम फॉर फोर्थ ऑप्शन इज ओडेमा। ओडेमा इज जस्ट लाइक एज द collection of extra water in the muscles। अब देखते हैं किसी किसी के पैर बहुत सूजे सूजे हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा अगर वाटर का कलेक्शन हो जाता है बॉडी में
तो उसको क्या बोलते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी नोन एज ओडेमा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक कवर किए हैं। हम आगे आने वाली क्लास में 121 से लेके 40 तक के क्वेश्चन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दैट कि कई सारी टर्मिनोलॉजीज आपने बहुत अच्छी तरह से सीखी होंगी आज। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन सेंड देम। आपको पता ही है कि किस पे भेजने हैं आपको, आप चाहे तो टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या फिर आप सीधा आपके क्वेश्चंस को मेल कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट क्लास मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।